शहरी बहू का बड़े बंगले के ताजा सब्जी वाला ससुराल। शांति और आशा अपने बड़े से बंगले के बाहर सब्जी की छोटी सी खेती में काम कर रही होती है। तभी आशा की बेटी काजल की कुछ दोस्त उनके घर आती हैं और बंगले के बाहर आते ही उनकी नजर सबसे पहले बंगले के बाहर सब्जी के खेत पर पड़ती है, जहां आशा और शांति काम कर रही होती हैं। तभी काजल अंदर से बाहर आती है और उसकी दोस्त उससे कहती है, तुम्हारा बंगला तो काफी अच्छा है और तुम्हारे परिवार में बंगले के बाहर सब्जी की खेती कर रखी है और स्पेशल 2 नौकर भी रखे हुए हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि इनसे सही से काम हो पाएगा? तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे बेटा, तुम लोग काजल की दोस्त हो? कॉलेज की? पहली बार घर आई हो, बाहर से ही बंगला देखती रहोगी? अंदर भी जाओगी? मैं अभी कुछ नौकरों को कह देती हूँ, तुम्हारे लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम कर देंगे। बच्चों, हमारा भी काम खत्म हो गया है, चलो बंगले के अंदर ही चलकर बातें करते हैं। हाथ पैर भी धो लेते हैं, कपड़े भी गंदे हो गए, कपड़े भी बदलने हैं। आशा और शांति की बात सुनकर दिव्या हैरान हो जाती है। दिव्या आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले हिचकिचाते हुए काजल कहती है, दरअसल जिन्हें तुम नौकर समझ रही हो वो मेरी दादी और माँ ही हैं। घर के नौकर सब्जियों की खेती पर सही से ध्यान नहीं देते, इसीलिए माँ और दादी खुद ही अपने खेत का ख्याल रखती हैं। और तो और मेरी दादी को ताजी खेत की तोड़ी हुई सब्जी खाने की आदत है। इतना बड़ा बंगला है हमारा, इसीलिए माँ और दादी ने बंगले के बाहर थोड़ी सी जमीन पर सब्जियों की खेती कर रखी है। वैसे तो बेटा, इंसान को हमेशा ताजी सब्जी खानी चाहिए। इस बार हमारे खेत में छत पर और बालकनी में उगाई हुई सभी सब्जियां बहुत अच्छी हुई हैं। फिर कभी आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां तोड़ कर रखूंगी। और ये देखो, आज कद्दू की सब्जी और पूरी बना। कद्दू के साथ पूरी काफी अच्छी लगती है। बेटा, तुम भी खा कर जाना। नहीं आंटी जी, आपने हमसे पूछे यही काफी है। वैसे आपका बंगला कम और ग्रीनलैंड ज्यादा लग रहा है। देखिए तो जरा, आप लोगों ने कितनी समझदारी के साथ, जैसे लोग बालकनी के बाहर भी फलों को लटकाते हैं और घरों को पेड़ पौधों से सजाते हैं, वैसे आपने सब्जियों से सजा रखी है। फूलों के बदले आपकी तुरई करेले लटक रहे हैं। अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आज हमें घर आने में देरी हो जाएगी क्योंकि कॉलेज के बाद हम सारी फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं। चलो, तुम बंगला फिर कभी देख लेना। बंगले के बाहर छत पर और बालकनी पर सब्जियों की खेती और बालकनी से लगने वाली सब्जी बाहर की तरफ लटके होने की वजह से दिव्या अपनी हंसी कंट्रोल करके कुछ बातें करती है जो काजल समझ जाती है और उसकी और ज्यादा इंसल्ट ना हो इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। ये देख अमित, तेरे लिए सारी लड़कियों की फोटो आई है और अच्छी बात तो ये है कि सारी लड़कियां गांव से हैं। वो जब बहू बनकर हमारे बड़े बंगले में आएंगी तो मेरी और बहू की तरह हमारी सब्जी की खेती को भी संभाल लेगी, क्योंकि हमें तो बाजार की सब्जियां नहीं पसंद। मुझे और तेरी माँ को तो ताजी खेत की उगी हुई सब्जी पसंद है, जो कि यहाँ शहर में नहीं मिलती। नौकर को भी रखा था, पर ये कमबख्त तब तक सही से काम नहीं करते जब तक इन पर नजर ना रखो। इसीलिए इस उम्र में भी मैं और तेरी माँ खुद ही अपनी सब्जियों का ख्याल रखते हैं, पर एक बार बहू आ जाएगी तो वो इन सब कामों में हमारी मदद करवा देगी। दादी, भैया के लिए अच्छे घर की लड़की देखनी है, ना कि गांव की देहाती जो हर समय आपके खेत का ख्याल रखे। हाँ दादी, मैं भी किसी गांव की देहाती से शादी नहीं करने वाला। मुझे तो शहर की लड़की चाहिए। अगर गांव की देहाती कोई लड़की आई तो वो सारा दिन आप लोगों की तरह खेत में बैठी रहेगी। फिर मैं किस मुंह से अपने दोस्तों से उसे मिलवा पाऊंगा? मेरी इंसल्ट हो जाएगी। माँ, अमित की शादी करनी है, उसे अपनी बीवी रखनी है। हम उसके साथ जोर जबरदस्ती क्यों करें? उसका जो मन करे उसे करने दीजिए। अगर उसे शहरी लड़की चाहिए तो आप पंडित जी से बात कीजिए। वैसे भी गांव छोड़े हमें 25 साल हो चुके हैं और मुझे भी अब लगता है कि शहर में आने के बाद इंसान को शहर के तौर तरीके भी सीख लेना चाहिए। यहाँ के लोग भी तो खरीदी हुई सब्जी खाते हैं। अमित और बाकी घर वालों के कहने पर आशा और शांति अपनी पसंद की लड़की देखना बंद कर देती हैं और बहुत जल्द अमित के लिए काव्या नाम की लड़की का रिश्ता आता है, जिसकी फोटो देखते ही अमित और काजल को काव्या पहली नजर में पसंद आ जाती है। भैया, इसे कहते हैं लड़की। अगर ये मेरी भाभी बन गई तो कितना मजा आएगा। मैं तो सीना चौड़ा करके दिखाऊंगी कि ना हम सिर्फ बंगले में रहते हैं बल्कि हमारी भाभी भी बंगले में रहने लायक वाली है। हाँ काजल, लड़की तो काफी सुंदर और अच्छे घर की लग रही है। माँ, हमें अपने बंगले के लिए ऐसी ही बहू देखनी चाहिए। मुझे लड़की पसंद है। चलो भाई, जिसको शादी करनी है उसको लड़की पसंद है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है? मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। विनोद उसी दिन पंडित से बात जाकर करता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अमित का रिश्ता काव्या से लग जाता है और अगले ही महीने काव्या और अमित की शादी हो जाती है। पर जब काव्या शादी करके अपनी ससुराल आती है तो वो देखती है कि बंगले के बाहर बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा है, जिसे 2 नौकर खोलते हैं। कुछ देर में उनकी गाड़ी बंगले के अंदर आती है
बीच में रास्ता और फाउंटेन लगा होता है, साथ ही रोड की तरफ एक गार्डन बना होता है, तो दूसरी तरफ सब्जियों का खेत होता है। और जब काव्या अपनी गाड़ी से उतरती है तो उसकी नजर सीधा अपने बड़े से बंगले पर जाती है। ओह माय गॉड, अभी भी लोग इतने आलीशान बंगले में रहते हैं। ये बंगला तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर है। टीवी में भी नहीं देखा मैंने आज तक इतना बड़ा बंगला। ये बंगला कम और ग्रीनलैंड ज्यादा लग रहा है। कितनी हरियाली है, ऊपर से लेकर नीचे तक पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं। लगता है मेरे ससुराल वालों को हरियाली बहुत पसंद है। बहू, बाहर से अच्छे से देख लो अपना बड़ा सा बंगला, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो तो इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है। देख रही हो जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, सारी सब्जियां हैं, और इसे तुम्हारे सास और मैंने बड़ी ही मुश्किलों से उगाया है। बड़ी मेहनत लगी है। देखा मैंने दादी जी, और सच बताऊं तो मुझे देखकर काफी अच्छा लग रहा है। आज से पहले मैंने ऐसा बंगला कभी नहीं देखा। आपने और माँ जी ने इस बंगले को बहुत प्यार से सजा रखा है। क्या माँ, कोई बंगले में आता नहीं कि तुम बंगले के बाहर खड़ा करके उन्हें अपना बंगला और सब्जियों की खेती दिखाने लगती हो। बहू की अभी शादी हुई है, बेचारी थक गई होगी। पहले इन्हें घर में ले जाओ, गृह प्रवेश करवा दो, उसके बाद बहू को दिखाते रहना अपना बंगला और सब्जियों की खेती जो आप लोगों ने अपने हाथों से की है। विनोद के कहने पर शांति और आशा अपनी बहू को घर में ले जाती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। कुछ देर में वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। और जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई में एक भी सब्जी नहीं है। अरे कैसा घर है, इतना बड़ा बंगला और किचन में एक भी सब्जी नहीं है। रसोई में सब्जी न देखकर जब काव्या परेशान हो रही होती है, तभी आशा और शांति हाथों में कुछ ताजा सब्जियां लेकर आती हैं और अपनी बहू से कहती हैं, बहू, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझे कल बताया था ना हमने कि हम लोगों को ताजी सब्जी खाने की आदत है। हम तो अपने खेत की उगाई हुई सब्जी बनाते, ताजा पेड़ से तोड़ो, काटो, बनाओ और मजे से खाओ। हाँ माँ जी, फाइनली सब्जी तो मिली है। चलिए अभी मैं अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, मिक्स वेज, पनीर जैसे पकवान बनाकर लाती हूँ। आप सब तैयार हो जाइए। इतना बोलकर काव्या जल्दी से चावल धोकर बनने के लिए रख देती है और आटा गूंथ कर लगा देती है, जिसके बाद वो सब्जी काटती है और कढ़ाई में सबसे पहले मिक्स वेज बनाती है। मेरी सब्जी में से तो अभी से ही खुशबू आने लगी। आज बारी है कुछ स्पेशल मसाले डालने की। फिर खुशबू पूरे बंगले में घूमेगी और इन सब्जियों की खुशबू तो कुछ ज्यादा ही अलग है। कुछ देर में काव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है और जब सभी बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। देख लो माँ, तुम्हारी पोता बहू भी अच्छा खाना बनाना जानती है। मुझे लगता था शहरी बहू खाना बनाना नहीं जानती होगी, पर मेरी बहू तो सबसे अलग है। इस तरह पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद फिर से आशा और शांति हाथों में कुछ मिट्टी और सब्जी के बीज लेकर छत पर जाते हैं। अरे बहू, मुझसे तो छत पर चढ़ा ही नहीं जाता। अब तो तेरी बहू भी आ गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि कल से हमने जो घर में सब्जियों की खेती करी है उसकी जिम्मेदारी बहू को भी देनी शुरू कर दें। हाँ माँ जी, ऐसे ही कुछ मैं भी सोच रही हूँ, पर एक दिन तो बहू को भी आराम मिलना चाहिए था। बात करते हुए आशा और शांति और भी कुछ नई सब्जी के बीज गमले में डाल देती हैं, तो वहीं काजल और काव्या बंगले के बाहर बैठकर काफी सारी बातें कर रही होती हैं। जहां काजल अपनी भाभी को अपना बंगला दिखाते हुए अपनी दादी और माँ के स्वभाव के बारे में बताती है। आपको नहीं पता भाभी, यहाँ हम 25-30 साल से रह रहे हैं, पर माँ और दादी को तो आज भी ताजी सब्जी की आदत है। उनको खेत की तोड़ी सब्जी चाहिए। हम लोग कभी भी बाहर से या मॉल से सब्जियां नहीं लेते। देख लेना कुछ दिनों बाद आपको भी उनकी तरह काम न करना पड़ जाए। तभी मैं सोचूं कि मुझे हर जगह सिर्फ सब्जियां ही क्यों नजर आ रही है। माँ जी और दादी जी ने तो बंगले की गैलरी तक को नहीं छोड़ा। ये बंगला कम और सब्जियों का बगीचा ज्यादा नजर आ रहा है। पर काजल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, खाना बनाना भी मैंने शादी से कुछ दिन पहले सीखा है। मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। दादी और माँ जी को ही मुबारक हो उनका खेती का काम। अगर खेती का काम करवाना था तो किसी गाँव के देहाती को लाते। मैं शहर की बहू हूँ। अपनी नंद से बात करके काव्या अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और इस बार जब दोनों सास बहू गमले में लगे पौधे को पानी दे रही होती हैं, तो वहाँ काव्या अपनी सास और दादी सास के लिए चाय लेकर आती है और चाय पीते हुए आशा और शांति काव्या से कहती हैं, बहू, अब तुम भी इस घर की बहू हो। इतने काम हमसे नहीं हो पाते, इसीलिए कल से तुम भी हमारी तरह सब्जी की खेती पर नजर रखना। इस घर के नौकर तो कुछ नहीं करते। और हाँ, जब बाहर सब्जियों की खेती करो तो रोड पर जा रहे पेड़ पौधे वालों पर भी ध्यान रखना। उन्हीं के पास मिलते हैं अच्छे और सस्ते में खाद, बीज और केमिकल। माँ जी कल से क्यों आज ही से बहू को समझाते हैं ना काम। बहू, मैं और माँ जी बालकनी में लगे सभी पौधों में आज केमिकल डाल रहे हैं। तो बंगले के बाहर जो हमने छोटी सी खेती कर रखी है
माँ जी, हमने कद्दू, आलू, गाजर, मूली उगा रखी है, तुम जाकर जरा उन्हें देख लो, कहीं कीड़े ना लग गए हो। और हाँ, नौकरों को भी देख लेना, उन्होंने गार्डन में पानी दिया कि नहीं दिया। सिर पर खड़े होकर काम करवाना पड़ता है उनसे। मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ ये सब काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो खाना बनाना भी शादी से कुछ दिन पहले सीखी हूँ। माफ करना, पर आपकी खेती आप ही को मुबारक हो। बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी दोनों सास ससुर बूढ़े हो गए। इस बंगले की बहू अब तुम हो तो कुछ जिम्मेदारी तुम्हें भी उठानी होगी। और कोई भी इंसान पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है, धीरे धीरे सीखता है। वो तुम्हारी दोनों सास तुम्हें सिखा देंगी। विनोद की बातें सुनकर काव्या का मुंह बन जाता है और वो कमरे में जाकर अपने पति से लड़ने लगती है। तुमने क्या मुझसे शादी इसीलिए करी थी क्या? माँ जी मुझे इस घर की बहू इसीलिए बना कर लाई है ताकि मैं उनकी तरह गंवारपंती करूं। अरे शहर में किस चीज की कमी है? मॉल नहीं है, दुकान नहीं है, या बाजार नहीं लगता? जो इन लोगों ने बंगले के बाहर सब्जी की खेती कर रखी है, जो भी देखेगा वो हंसेगा। उनके कपड़े देखें, वो इस घर की मालकिन कम नौकरानी ज्यादा लगती हैं। अब वो क्या चाहती हैं कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं? पता नहीं माँ और दादी चाहती क्या है, मैं तो खुद परेशान हूँ। पर 1-2 दिन की बात है, तुम संभाल लो, उसके बाद मैं खुद माँ जी से बात करूंगा। अमित के कहने पर काव्या का गुस्सा शांत होता है और अगले दिन काव्या अपनी दोनों सास के साथ बंगले के बाहर हाथों में ग्लव्स पहनकर मिट्टी को खोद कर उसमें से आलू निकालने लगती है। देख रही हो आशा, कल बहू कितनी नाराज हो रही थी, पर आज हमारे साथ खेत के ताजा आलू निकाल रही है ताकि शाम को आलू की सब्जी बन सके। बहू, माँ जी शहरी बहू है ना, कुछ भी चीज सुनेगी तो थोड़ा तो हाइपर होगी, पर धीरे धीरे सब कर लेगी। बहू, ऐसे नहीं, आलू को ऐसे खोद कर निकाला जाता है। अगर इस तरह से निकालोगी तो सारे आलू कट जाएंगे। दोनों की दोनों कितनी खुश हैं, पर मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए। मुझे अमित की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं वो कब तक इन लोगों से बात करे, कर भी पाए या नहीं भी कर पाए। अब मुझे ही कोई तरकीब निकालनी होगी, वरना जिस तरह उनकी सोच है ये तो खुद आराम करेंगी पर मुझे अपने खेत जोतवाएंगी। काम करते हुए काव्या के दिमाग में काफी सारी बातें चल रही होती हैं। तभी उनकी पड़ोसन सुमित्रा किसी काम से उनके घर आती है, जहां वो काव्या को काम करता देखकर आशा और शांति से कहती है, अम्मा जी, आशा बहन, अच्छा हुआ जो आप दोनों मुझे बाहर ही मिल गई। मेरे बहू बेटे वैष्णो देवी गए थे, प्रसाद लेकर आए। ये लो वैष्णो देवी का प्रसाद ले लो। मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे अमित की शादी कर ली। आऊंगी 1-2 दिन में बहू को भी देखने। वैसे नई नौकरानी रखी है क्या तुमने सब्जी की खेती के लिए? अरे बहू, तुम भी धोखा खा गई ना। नौकरानी नहीं जी, हमारी बहू है। शहरी है, पर देखो हमारे साथ कैसे सब्जियों की खेती कर रही है। बहू हो तो हमारी बहू जैसी। वाह बहू, क्या संस्कार है तुम्हारे, वरना आजकल की शहरी बहुएं कहाँ बंगले में काम करती हैं, वो भी उस घर में जिस घर में नौकर हो। अरे शहरी बहू को तो छोड़ो, गांव की बहू भी अगर बड़े बंगले की बहू रानी बन जाती है ना, तो वो भी कुछ नहीं करती। तुम्हें पता, हमारे पूरे मोहल्ले में तुम्हारा ही घर है जहाँ सब्जियों की खेती होती है। हम लोग तो खुद कभी सब्जी वाला नहीं आता या सब्जी घर में नहीं रहती तो अम्मा से मांग लेते हैं। और जो स्वाद ताजी सब्जियों का होता है खेत से तोड़ी हुई का, वो बाजार की सब्जियों में कहाँ। ये लोग मुझे नौकरानी समझ रहे हैं और मेरी दोनों सास खुश हो रही है। अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है काव्या। इतना बोलकर उनकी पड़ोसन प्रसाद देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद काव्या अपना दिमाग लगाती है और शाम को सभी के खाने के बाद घर के नौकरों से अकेले में बात करती है। अर्चना, काजल बता रही थी कि तुम्हारा बड़ा बेटा बड़ा बीमार रहता है। तुम्हें तो ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। अगर तुम बाकी घर के नौकरों के साथ मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दूंगी। क्या 5,000 रुपए? हाँ मैडम, मैं अपने बच्चे की तबीयत और पैसे के लिए कुछ भी करूंगी। मैं तो क्या, सूरज भी आपके सारे काम कर देगा, वो तो वैसे भी 1 नंबर का लालची है। इंसान कितना लालची और स्वार्थी होता है। खैर मेरा क्या है, मेरा तो काम बन रहा है। अच्छा ठीक है, सूरज को भी बुला कर लाओ, मुझे कुछ काम करवाना है तुम दोनों से। काव्या के कहने पर अर्चना सूरज को भी बुलाती है, जिसके बाद काव्या उन दोनों को 2,000 रुपए देते हुए कहती है, अभी 2,000 रुपए दे रही हूँ, जब काम हो जाएगा तो 3,000 रुपए और दे दूंगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ जानवर लाकर बंगले के बाहर छोड़ दो ताकि सब्जियों के खेत बर्बाद हो जाए। अगर ये सब्जियों के खेत रहे ना तो ये लोग मुझे बड़े बंगले की बहुरानी से बंगले में सब्जी उगाने वाली किसान बना देंगे। काव्या पैसे देकर उन्हें कुछ काम करने को कहती है। अब रात को जब पूरा परिवार खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है, तब सूरज और अर्चना बाहर जाकर कुछ गाय भैंसों जैसे जानवरों को लाकर बंगले के बाहर सब्जियों के खेत में छोड़ देते हैं और सभी जानवर खेत बर्बाद कर देते हैं। कुछ देर में आधी रात हो जाती है और जानवरों की आवाज सुनकर सभी हॉल में जमा होते हैं और तभी अर्चना और सूरज बंगले के अंदर जाकर उनसे कहते हैं,
मालकिन माफ करना, पर आज गार्ड छुट्टी पर था, हमने ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खुला रह गया, जिस वजह से जानवर घुस आए और उन्होंने आपकी सारी सब्जियों के खेत बर्बाद कर दिए। ये बात सुनकर पूरा परिवार बाहर निकल आता है, जहां वो लोग देखते हैं कि अभी भी जानवर खेत में उनकी सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। जिसके बाद अर्चना और सूरज हाथ में डंडा लेकर जानवरों को बाहर भगाते हैं। भाग भाग, निकल यहाँ से। अर्चना, जानवर निकलते ही दरवाजा बंद कर देना। तुम लोगों की छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरी माँ और बेबी की मेहनत से की गई सब्जियों के खेत बर्बाद हो गए हैं। जाने दे बेटा, ये सिर्फ एक हादसा था, इसमें नौकरों की क्या गलती। अच्छी बात तो यह है कि हमने छत पर, बालकनी पर और बंगले के गलियारे में भी सब्जी की खेती कर रखी है। सुबह हम इसे तोड़कर सब्जी बनाएंगे। भले ही हमारे खेत उजड़ गए हों, पर हम दोबारा से सब्जियों की खेती करेंगे बंगले के बाहर। जहां पर पूरा परिवार सब्जियों के खेत बर्बाद होने से परेशान था, तो वहीं काव्या मन ही मन काफी खुश होती है और अगली सुबह जल्दी उठकर छत पर जाती है और सारी सब्जियां तोड़कर कट्टे में भर लेती है। उसके बाद वो बंगले के बाहर गलियारे में लगे सभी गमलों से गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च तोड़कर बोरे में भरकर नौकरों को देती है। ये लो, बहुत सारी सब्जियां हैं। सुबह 5 बजे सब्जी मंडी चालू हो जाती है, जाकर बेच दो। घर वाले 7 बजे उठेंगे। इतनी देर में तुम सब्जी बेचकर भी आ जाओगे, और हाँ, सब्जी बेचकर जो पैसे मिले वो खुद ही रख लेना। मालकिन, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हमारे बारे में इतना किसी ने नहीं सोचा। अब जितनी कम सब्जियों की खेत, गमले, पौधे होंगे, हमारा काम उतना कम हो जाएगा। काम कम होने और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अर्चना और सूरज अंधे हो जाते हैं और सारी सब्जी ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं। तो वहीं सुबह 7 बजे जब पूरा परिवार उठता है, तो काव्या उदास चेहरा लेकर अपनी सास और दादी सास के पास जाती है। माँ जी, खेत को कमबख्त जानवर ने खराब कर दिया। दोबारा खेती करने में और सब्जी उगने में तो 1-2 महीने लग जाएंगे। छत पर जो सब्जी लगी थी वो भी कुछ खास नहीं हुई है, अभी बहुत छोटे हैं। गलियारे में जो सब्जी होनी थी वो सारी मैंने तोड़ दी थी, पर वहाँ इतनी सब्जी नहीं है कि सबके लिए खाना बना सकूं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। गोभी, मटर, बैंगन, घिया, तोरई, खीरा, गाजर ले लो। माँ, गली में सब्जी वाला आया है, ले लेते हैं ना, बाकी के मोहल्ले के लोग भी लेते हैं। अब आपकी खेत बर्बाद हो गई तो खेत की सब्जी तो आप खाने से रही। काजल, बाहर से जाकर कुछ सब्जी ले आओ, काव्या उन्हीं को मिक्स करके बना देना। घर में खेत की कोई सब्जी नहीं बची थी और ना ही सब्जियों का खेत बचा था, इसलिए काजल बाहर से कुछ सब्जी खरीद कर लाती है, जिसे बड़े ही प्यार से काव्या बनाती है, पर उसमें कोई स्वाद नहीं होता, जिस वजह से शांति पेट भर के खाना नहीं खाती है। इतने सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने पहली बार बाहर से बासी सब्जी खरीदकर उसका खाना खाया। इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं। समझ नहीं आ रहा बंगले में जानवर कैसे घुस गए। हमने अपने घर के नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। बेटा, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा है। बहू, तू मेरे लिए दलिया खिचड़ी बना देना। खाने में तो सच में स्वाद नहीं है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। कितने ड्रामे हैं इन लोगों के, किसी भी चीज में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि इनका कितना टाइम बच रहा है, कितनी मेहनत बच रही है, पर इन्हें तो खाने में स्वाद चाहिए बस। शांति और बाकी पूरा परिवार पेट भर के खाना नहीं खाता, तो भी काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 दिन बाद जब गली में पौधे वाला आता है, तो शांति और आशा फिर से उससे कुछ पौधे, खाद, बीज और केमिकल लेती है। भैया, इस बार आओ तो टमाटर, मिर्च और प्याज के भी बीज लेकर आ जाना। सिर्फ 3 तरह की सब्जियों से क्या ही होगा। आशा बहन, तुम फिर से इतने सारे सब्जियों के बीज, खाद, मिट्टी, गमले ले रही हो? मैंने तो सुना था कि बंगले के बाहर जो तुमने छोटी सी सब्जियों की खेती करी थी, सब जानवरों ने वही बर्बाद करी है। तुमने तो छत पर, बालकनी पर और बंगले के गलियारे तक में गमले लगा रखे, उनमें भी सब्जी नहीं है। बहन, जब मुसीबत आती है या जिंदगी में कुछ बुरा चलता है तो चारों तरफ से इंसान घिर जाता है। वही हो रहा है हमारे साथ भी। उदास आशा घर में आती है और अपनी सास के साथ फिर से सब्जी की खेती करने में लग जाती है। हर जगह जगह मिट्टी खोदती है, खाद मिलाती है, और जब काव्या बाहर आती है तो उसे भी अपने साथ काम करने के लिए कहती है, जिस पर काव्या बहाने बनाते हुए कहती है, बहू, सुबह से तुम्हारी दादी खेत में लगी पड़ी है दोबारा से अपनी सब्जियों की खेत तैयार करने में। दादी को थोड़ा आराम करने दो और तुम आ जाओ मेरी मदद के लिए। माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। अगर आता तो बिना बोले कर देती, और मैं तो खुद चाहती हूँ। पिछली बार मैंने आपके साथ मदद करवाई तो थी, पर अभी मुझे पीरियड्स हो रहे हैं और मेरी माँ कहती है ऐसे समय पर सब्जी, अचार, पौधे लगाना सही नहीं। मेरे हाथ के लगाए पौधे तो वैसे भी नहीं लगते। अगर इसमें सब्जी नहीं आई तो खामखा आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। बहू, तेरी बहू का कहना बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं बहू, तो 5-7 दिन आराम कर, मैं कर लूंगी। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और इस 5 दिन में शांति सही से खाना नहीं खाती और अपना ज्यादा से ज्यादा समय खेत में देती है,
जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ये देखकर अब काव्या को थोड़ा बुरा लगता है। दादी जी क्या हुआ? आज आप खाने के लिए बाहर नहीं आए, इसीलिए मैं आपका खाना घर में ही लेकर आ गई। चलिए आप उठकर खाना खा लीजिए। नहीं बहू, ये बाहर की लाई हुई बासी सब्जियों से मुझे बदबू आती, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही खाने की। तू तो मेरे लिए दलिया खिचड़ी ही बना दे, बस जल्दी से दोबारा मेरी सब्जी की फसल पहले की तरह मेरे बंगले के बाहर हरी हो जाए और पहले की तरह मुझे ताज़ा सब्जी मिले। और अब तो मैं अपने खेत की ही ताज़ी सब्जी तोड़ कर खाऊंगी। अपनी दादी सास की बात सुनकर काव्या उदास होकर वहां से चली जाती है और जब वो डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है तो आज भी कोई सही से खाना नहीं खाता। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप लोग सही से खाना नहीं खा रहे, सारा खाना बच जाता है। काजल तुम तो खा लो। सच बताऊं भाभी, बंगले के बाहर सब्जियों का खेत देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, पर लगता है मुझे भी अपने खेत की सब्जी खाने की आदत है। सच में इन सब्जियों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मेरी भी कुछ खास इच्छा नहीं है खाने की। इस तरह पूरा परिवार आधा अधूरा खाना खाकर अपने अपने काम के लिए निकल जाता है। अब अकेले काव्या को भी खाना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए अपने लिए कुछ चटपटा बाहर का खाना मंगवाकर खाना शुरू कर देती है। खाने से क्या खुशबू आ रही है। घर में तो कोई ज्यादा कुछ खाता नहीं है, इसीलिए दिन का खाना भी नहीं बनाना पड़ता। घर में इतने नौकर हैं पर फिर भी इन्हें खुद से उगा कर खाना है। पर मेरा क्या है, मैं तो बाहर का खाना मंगवा रही हूँ। मजा आएगा आज तो खाने में। अब काव्या दोपहर में किसी के लिए खाना नहीं बनाती और अपने लिए रोज बाहर से कुछ न कुछ मंगाकर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब काव्या दोपहर में खाना खा रही होती है तो आशा और शांति थकते हुए घर में आती हैं और काव्या को आवाज देती हैं। काव्या बहू, जरा दादी जी के कमरे से दवाई तो लेकर आना। माँ जी, मैं हूँ तो मैं अकेले खेत संभाल लूंगी। अब तो छोटे छोटे पौधे भी आना शुरू हो गए और जब एक बार सब्जियों की खेती शुरू हो जाएगी तो बहू है ना हमारी मदद करवाने के लिए। हाँ आशा, जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी सब्जी की खेती लग सके, क्योंकि छत पर जो पौधे लगाए थे सब्जियों के वो सारे सूख गए। सारी मेहनत फिर से करनी पड़ रही है और बाहर की बासी सब्जी खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब आशा और शांति बात कर रही होती है तो काव्या दवाई लेकर नीचे जाती है और अपनी दादी सास की ऐसी हालत देखकर उसे काफी बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि बाहर की सब्जियां इंजेक्शन और केमिकल से बनती हैं, वो खेत जितनी ताज़ी नहीं होती, भले ही वो फ्रेश होती हैं। कहीं मेरी वजह से दादी जी की तबीयत तो खराब नहीं हो रही। पर यार, शहर में बंगले के बाहर कौन सब्जी की खेती करता है? कभी कभी तो दादी जी के लिए भी बुरा लगता है। माँ जी, दवाई। अपनी बीमार दादी सास को देखकर काव्या असमंजस में पड़ जाती है और 2 दिन बाद मौसम बदलने की वजह से काव्या को भी सर्दी जुकाम हो जाता है और वो रात को जब सो रही होती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अमित, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मुझे। काव्या, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? हाँ, रुको, मैं अभी घर वालों को बताता हूँ, फिर चलते हैं हम। अमित सभी घर वालों को उठाता है और आधी रात को ही अपनी माँ काजल और अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर से पता चलता है कि काव्या को अस्थमा है। देखिए, अस्थमा के मरीज पर ज्यादा ध्यान देना होता है। मौसम बदल रहा है, अब सर्दी आने का समय हो चुका है। ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार तो लगता ही है, इसलिए इनका इनहेलर हमेशा इनके साथ रखा करिए। मैं भी इनहेलर और कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। 1 घंटे बाद इन्हें घर लेकर चले जाना। डॉक्टर की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। 1 घंटे बाद अमित कुछ दवाई और इनहेलर लेकर जब घर जाने लगते हैं तो गाड़ी में आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे अस्थमा था और तूने घर में किसी को बताया भी नहीं। अगर तूने मुझे बताया होता तो उस दिन मैं तुझे खेत में काम ना करवाती। कितनी पागल हूँ मैं। अगर मैंने खेत में काम करवाया और तेरी सांसें चढ़ गई तो बहू तू रहने दे। जितना हो सकेगा मैं और तेरी दादी सास सब्जी की खेती कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोई मजदूर रखवा लेंगे, पर तुझे खेत में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो और जल्द स्वस्थ हो जाओ। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे लगा कि अगर मेरी बीमारी के बारे में आप लोगों को पता चलेगा तो शायद आप रिश्ते से मना कर दोगी और शादी के बाद भी मुझे ताने दोगी, पर मैं गलत थी। अपनी सास की बात सुनकर काव्या को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वहीं कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, जहां अमित देखता है कि अर्चना और सूरज बंगले के बाहर अपने बने छोटे से घर में बात करते हुए सोने के लिए जा रहे हैं। देख सूरज, मैं तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। मेरी तो मजबूरी थी, इसीलिए मैंने इतना गिरा हुआ काम किया। मालकिन ने जो सब्जियों की खेती बंगले के बाहर करी, उसमें पौधे आ गए। 1-1.5 महीने में सब्जियां भी आ जाएंगी। फिर छत और बालकनी पर भी पहले की तरह सब्जियों के खेत दिखेंगे। इस बार मालकिन तुझे पैसे दे और ये गलत काम करवाए तो मत करना। तुम सही कह रही हो बहन, ज्यादा पैसे का लालच सही नहीं होता। अगर काव्या मैडम की इस बार हमने बात मानी तो कहीं हम अपना नौकरी से भी हाथ न धो दें।
वैसे भी बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी सैलरी पर हमें कहीं काम मिल पाया है। पूरा परिवार नौकर की बात सुन लेता है और काजल उन्हें रोकते हुए कहती है, तुम दोनों जो कह रहे हो क्या सच है? काव्या, ये सब तुमने किया था? ये जानकर अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या पर नाराज होने लगता है। अब बंगले से सभी लोग बाहर आते हैं और काव्या हाथ जोड़कर रोते हुए सबसे माफी मांगती है। हाँ, ये सब मैंने किया था क्योंकि मैंने आप लोगों से सच्चाई छुपाई कि मुझे अस्थमा और मुझे खेती करनी भी नहीं आती थी। जब मैंने पहले दिन खेती करी तो मुझे बहुत गंदा लगा, लोग मुझे नौकर समझने लगे। बस इसी चिढ़ के चलते मैंने ये सब किया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी वजह से दादी जी की तबीयत खराब हो रही है। माँ जी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं खेती तो ना सही पर छत पर, बालकनी पर और बंगले के गलियारे में लगे सब्जियों के पौधों का ख्याल जरूर रख सकती हूँ। मुझे एक और मौका दे दो। काव्या के माफी मांगने पर घर वाले उसे कुछ नहीं कहते और अंदर चले जाते हैं। अगले दिन खुद काव्या पौधे वाले से कुछ बीज, खाद और गमले लेकर छत पर सब्जियों के पेड़ लगाने लगती है और ये देखकर घर वालों को अच्छा लगता है। और इसी तरह धीरे धीरे काव्या भी अपनी दोनों सास की तरह अपने बंगले में सब्जियों की खेती करने लगती है।